हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स को आपको समझाएंगे, जिसमें आज का चैप्टर होगा ग्रेविटेशन। ठीक, ग्रेविटेशन। क्या होता है ग्रेविटेशन बच्चों? आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने बीच से ये टॉपिक चूज़ किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आज अभी कुछ एग्ज़ाम्स चलने वाले हैं, तो जिसमें जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन। ठीक है, व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? इसमें क्या होता है, देखो, सपोज व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट कम टू ईच अदर। ठीक है, जैसे पास में आते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है। ये फोर्स जो होता है इसको कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ठीक है, ये इसकी ग्रेविटी है, ऑब्जेक्ट ए एंड बी है। ठीक है, तो इसके बीच में जो फोर्स लगते हैं उसको हम ग्रेविटेशन फोर्स कहेंगे या ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक टॉपिक है आपके बुक में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जिसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहेंगे। इसमें क्या होता है, व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट कम टू ईच अदर इन द यूनिवर्स दे अप्लाइड ए फोर्स टू ईच अदर। दैट फोर्स, ये दोनों हैं एक दूसरे के पास में आते हैं तो इसके बीच में एक फोर्स लगता है। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। मीन्स ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इनके बीच की डिस्टेंस सपोज r है, a एंड b के बीच में, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बाय कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन यू ऑब्टेन, बाय कंबाइनिंग यू ऑब्टेन F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। समझ में आ रहा है सब लोग? मीन्स F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया बेसिक एक फार्मूला हो गया, वेयर g इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर kg स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, पर kg स्क्वायर। ये हो जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आती है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, हम अर्थ पे आते हैं। अर्थ पे क्या है, एनी ऑब्जेक्ट अर्थ पे है तो इस पे एक फोर्स लगता है। दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स टूवर्ड दिस फोर्स इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके स्टूडेंट, तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स इट्स सेंटर, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इसमें फोर्स लग रहा है तो इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स द एक्सेलरेशन इज नोन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। अब आती है एक बात कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। ठीक है, तो इससे पहले हम समझ लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो अभी बताया ही हमने। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने ऑब्टेन किया है। और जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ अपने तरफ, उसको हम क्या कहेंगे, ये भी एक फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज इक्वल टू m इंटू जी, मतलब दिस इज द वेट। ओके, तो हम पहले ये समझ लेते हैं, इसमें एक टॉपिक शुरू करते हैं कि द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ओके, द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ओके स्टूडेंट्स, क्या होगा रिलेशन? सपोज एनी ऑब्जेक्ट एट सम डिस्टेंस या सम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इस पर क्या लगेगा, ड्यू टू द अर्थ मीन्स अप्लाइड एंड फोर्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर ऑन द ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक फोर्स लगेगा, दैट इज द F इज इक्वल टू जी
एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, ये क्या होगा, मास ऑफ अर्थ है, एंड इस स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ओके, एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ। ये बात हो जाती बेसिकली, फंडामेंटली हमें समझना, इंट्रोड्यूस करना है आपको, यही हिसाब से है, ठीक है। हियर बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मीन्स F इज इक्वल टू एम इंटू जी, ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये खींचा जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ये दिस इज द फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय कंबाइनिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, यू ऑब्टेन एम जी इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, मीन्स एम एम से कैंसिल हो गया, यू ऑब्टेन कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अब देखो इसमें स्मॉल जी की वैल्यू हमें कितनी ऑब्टेन होगी, 9.8, तो स्मॉल जी की वैल्यू इस साइड में लिख देते हैं, इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी रेस्ट वैल्यू जैसे कैपिटल जी की वैल्यू आप जानते हो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। एंड कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ की बात होती है, देखो 1.67 इंटू 10⁻24 kg के रेंज का होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ की बात होती है, क्या है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, इस रेंज में होता है। तो ये सारी वैल्यूज़ को हम पुट करके जो है हम इसकी वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, पुट करेंगे इस फार्मूला में तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये बेसिक एक ओवरव्यू हो गया हमारा स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में रिलेशन के लिए। देखो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टॉपिक्स। नेक्स्ट आता है इसके बाद क्या हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। मीन्स मून और अर्थ में क्या रिलेशन होगा उसको आपको ऑब्टेन किया गया है कि अगर मून की हम बात करते हैं स्मॉल जी एम, मून की वैल्यू है 1/6 टाइम्स ऑफ अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ठीक है। ये है एक फार्मूला जिसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है, कैलकुलेशन होगा, बड़ा इजी है। ये वैल्यूज़ हम इसकी फाइंड कर लिए स्मॉल जी की, यहाँ से वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। सिमिलरली जो है हम मून के केस में मून के लिए रखेंगे, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? मून का मास रखेंगे, पुट करेंगे और यहाँ पे रेडियस ऑफ मून पुट करके हम उसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर लेंगे। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, मून का आएगा उसका रेशियो लेने के बाद हमें ये मिल जाता है। तो इसको नॉर्मली आप याद रखोगे, ठीक है। इसी के रेस्पेक्ट में इसके वेट में भी चेंज होता है। सिंस यू नो हियर वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट की बात होती है। वेट क्या होता है सब अपने नोटबुक्स में देखते जाइए, नोटबुक से गिराइए, ठीक है। सारे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे आपको ओवरव्यू देते हुए इस तरीके से फास्ट ट्रैक में। देखिए व्हाट इज़ द वेट, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जिसको W से रिप्रेजेंट किया है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वेट मीन्स एक्चुअली एवरी अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर, ठीक है। जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को ही हम वेट कहेंगे, ठीक है। तो वेट W इज इक्वल टू m इंटू जी ऑन द सरफेस, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट का यही होगा। दूसरी चीज़ क्या है, मास क्या है? मास क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस इज नोन एज द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। वेट की यूनिट की बात करते हैं, देखो इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट, वेट की SI यूनिट बेसिकली न्यूटन और kg वेट करके आपके बुक्स में दिया हुआ, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर इसकी SI यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट ऑफ दिस मास, SI यूनिट क्या होती है, kg होती है। आई बात सबको समझ में? ये दो चीज़ें हो गए,
मास हो गया एंड वेट हो गया। फिर इसके बाद आते हैं, बेसिकली इतना ही है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स में देखना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे हम लोग आते हैं। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या होता है, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? देखो, दिस इज एनी कंटेनर वेसल इन विच द लिक्विड इज फिल्ड। ठीक है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इमर्स्ड fully or partially in the liquid, it experiences a force। देखो जैसे यहाँ पे इमर्स करते हैं हम लोग, समझो ये है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमर्स कर गया है। ठीक है, देखो इस पर क्या होगा, ये लिक्विड ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और लिक्विड, देखो लिक्विड का लेवल बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है सब नहीं? अगर हम यहीं पे इसके यहाँ पे एक होल कर दें, इस तरीके से थोड़ा सा गैप बना दें, मतलब यहाँ से लीकेज हम दे देते हैं और इस साइड में कंटेनर लग देते हैं, तो जैसे यहाँ पे रखोगे, देखो जब ये अंदर आएगा तो लिक्विड यहाँ से क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा इस कंटेनर में। समझ में आ रहा है? यू कैन से। तो यही कहा गया है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इमर्स फुल्ली और पार्शियली इन द लिक्विड, इट एक्सपीरियंस, यानी ये ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दिस फोर्स इज नोन एज द अपथ्रस्ट फोर्स। क्या कहेंगे इसको? अपथ्रस्ट बोलते हैं, अपथ्रस्ट। और इसी को क्या कहेंगे, और बॉयंट फोर्स, सॉरी बॉयंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये बॉयंट फोर्स हो गया, जो लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स है। दिस फोर्स इज इक्वल टू द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। ये देखो कितना लिक्विड डिस्प्लेस होकर इसमें जाता है। अगर हम उसका वेट कर लें तो जितना लिक्विड उसमें डिस्प्लेस होकर जा रहा है उसी को हम इसका बॉयंट फोर्स कहेंगे। इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, सॉरी, ओके स्टूडेंट, जी हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आप लोग फिर से समझ लीजिए। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इमर्स फुल्ली और पार्शियली इनसाइड द लिक्विड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। दैट फोर्स इज नोन एज द अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स। ठीक है, एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसी के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, पूरी बायंसी कहेंगे। और दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। ओके, ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ। तो एंड फ्लोटेशन का प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, इसके बाद समझो आप लोग, थोड़ा सा समझना है इसमें। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है, ओके स्टूडेंट, आप लोग ऐसे वीडियोस देखिए, प्रॉपर वे में सारे डेफिनेशंस को समझते जाइए और डेफिनेशन अपने हिसाब से लर्न करिए, नोट बनाइए। ठीक है, और आई थिंक अब तो सेशन कंप्लीट होने वाला है क्लास 9th का, तो आपको जो है सारे पूरे नोट्स कंप्लीट होंगे। नोट्स उठाइए, हम वीडियोस आपको दे रहे हैं, आप हमसे जुड़े रहिए और इसी तरीके से पूरा रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो फ्लोटेशन के केस में क्या होगा, पहले ये समझो। जब कोई ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं, ठीक है, तब इफ़ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, मीन्स weight of body is equal to weight of liquid okay student, displaced। जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, अगर दोनों का वेट सेम हो गया तो हम क्या कहेंगे इसको, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, मतलब फ्लोट करना शुरू कर देगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करना शुरू कर देता। तो ये फ्लोटेशन के दो के, एक और तरीका क्या होगा, डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। बेसिकली डेंसिटी पे डिपेंड ही करता है। ठीक है, ये तो शेप पे हो गया हमारा, समझो। अब हम आते हैं थोड़ा सा डेंसिटी समझेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते चलते हैं इस चैप्टर का। डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला है, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मीन्स रो इज इक्वल टू m
अपॉन v। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी। किसी सब्सटेंस के लिए यूनिट क्या होगी, देखो kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। सब लोग इसको समझ लीजिए, प्रिपेयर रखिए, छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, डिफिनीशंस हैं, ठीक है। फिर आप समझो एक डेंसिटी आपको दिया हुआ रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी, इसकी बात आती है, समझ में आ रहा। तो व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी, देखो रिलेटिव डेंसिटी बताओ जी क्या होगा रिलेटिव डेंसिटी। दिस इज इक्वल टू, खाली डेफिनेशन फॉर्मूला ही समझना, वही डेफिनेशन बनता है। दिस इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड का लेना है या जो भी चीज़ें RL, ठीक है। दिस इज नोन एज द रिलेटिव डेंसिटी। सेम टाइप के वो होंगे, ठीक है। रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके स्टूडेंट, तो बेसिकली हमें कुछ डेंसिटीज़ भी लर्न होनी चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ वाटर यू नो 1.03 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया। ऐसे कुछ डेंसिटीज़ को हम छोटे छोटे डिफिनीशंस के साथ लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट, आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये ग्रेविटेशन हमारा अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो गया। जो भी न्यूमेरिकल्स आपको पूछने हैं हमसे कमेंट्स करिए, इस पर न्यूमेरिकल्स पढ़िए, ठीक है। हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप हमसे जुड़े रहिए, और आई थिंक जो है आने वाले न्यू सेशन में हम आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे और आपसे जो है कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। ओके बाय।